नमस्कार, आपका बीआरजी क्लासेस में स्वागत है। तो सेकेंड पार्ट में हम सेंटेंस के देखेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है। तो प्रेडिकेट वह भाग होता है कर्ता के द्वारा जब हम कोई भी कार्य या कर्ता के विषय में कुछ भी हम कहते हैं या कर्ता द्वारा कोई भी किया गया कार्य जो पार्ट में आता है वही पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि when we say something about a person, something about a person या थिंग, it is called predicate। दोस्तों, प्रेडिकेट यानी when we say something about a person or thing, इट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी जब हम जो है कर्ता के विषय में या किसी वस्तु के विषय में जो कुछ भी कहते हैं जिसमें जिस भाग में कहा गया है वही वाला भाग हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे राम इज़ अ टीचर। तो देखिए ये हमारा कर्ता है, ये सब्जेक्ट का पार्ट है और उसके बाद इज ए टीचर, यही वाला पार्ट हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। और प्रेडिकेट के विषय में आपको चार्ट में बनाया गया है। आप जानते हैं कि प्रेडिकेट के 3 पार्ट होते हैं। वर्ब सेकेंड पार्ट होता है, ऑब्जेक्ट थर्ड पार्ट होता है कंप्लीमेंट। तो अब इनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम जो है। तो वर्ब को हम क्रिया कहते हैं और ऑब्जेक्ट को हम कर्म कहते हैं और कंप्लीमेंट को हम पूरक कहते हैं। तो आइए देखते हैं वर्ब क्या होती है। The word by which action या action is fond of, action is fond of to be done is called a verb। यानी जिस शब्द से हमें किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे हम वर्ब कहते हैं। इसको शॉर्ट में हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं जो है, इसे हम शॉर्ट में एक्शन वर्ड भी कहते हैं। शॉर्ट में क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम में डिफिनीशन आपको लिखने के लिए नहीं आती है, तो केवल वर्ब क्या होती है ये जानना है। नहीं, एक्शन वर्ड भी इसे कहा जाता है या डूइंग वर्ड, एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड भी कह सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ए टाल मैन फेल डाउन। तो ए वाला भाग आप पहले जान चुके हैं, ये सब्जेक्ट का पार्ट है, इसको हमें समझना नहीं है अभी, केवल ए देखना है। देखिए ए वाला पार्ट हमारा प्रेडिकेट है और प्रेडिकेट में देखिए जो ये टालमैन है इसके द्वारा जो एक्शन हो रहा है, कार्य हो रहा है, इसे फेल के माध्यम से,
तो यही फेल ही हमारा जो है वर्ब है। और दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स अ लेटर। तो राम जो है हमारा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो लिखने का, और यही जो कार्य हो रहा है, एक्शन है या डूइंग वर्ड है, यही हमारी वर्ब है। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं वर्ब के 4 पार्ट होते हैं। मेन तो ऐसे 3 हैं और तीनों का जो है अलग अलग डिफिनीशन होता है। कहीं कहीं पर जो है लोग 2 ही बताते हैं, तो उससे नहीं मतलब है, आप इस बेस से देखेंगे तो और आसानी होगी आपको समझने में। तो वर्ब के जो है 3 पार्ट हैं मेन, एक फिनिट और इसे फाइनाइट भी कहते हैं, और दूसरा जो है नॉन फाइनाइट या इसे इनफिनिट भी कहते हैं, और तीसरा पार्ट है एक्जिलरी, यानी वर्ब जो है डूइंग वर्ड है और इस डूइंग वर्ड के 3 पार्ट होते हैं, एक फिनिट वर्ड होता है और दूसरा जो है नॉन फिनिट वर्ब होता है और तीसरा जो है एक्जिलरी वर्ब होता है। तो फिनिट वर्ब क्या होता है, यानी वह वर्ब जो कर्ता के जो है पर्सन, नंबर और टेंस के अनुसार अपने रूप को बदल देती है। द वर्ब दैट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पर्सन, नंबर, टेंस इज ए फिनिट वर्ब। तो कहने का मतलब साफ है कि वह वर्ब जिसके माध्यम से हम कोई कार्य कर रहे हैं, जिसका कर्ता, नंबर और टेंस पर प्रभाव पड़ता हो, यानी वह कर्ता के अनुसार या नंबर के अनुसार या टेंस के अनुसार अपने फॉर्म को, अपने रूप को परिवर्तित करती रहती हैं, ऐसी वर्ब को हम फिनिट वर्ब कहते हैं। जैसे राम राइट्स अ लेटर। तो अब देखिए यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और यहाँ हो जा आई राइट अ लेटर। तो अब देखिए यहाँ जो है 3rd पर्सन था, यहाँ 1st पर्सन है, और इन पर्सन के अनुसार ये सिंगुलर है, और जो है इनके अनुसार ये V5 थी और यहाँ जो है V1 हो गई। तो यानी कहने का मतलब यह है कि फिनिट वर्ब वह वर्ब है जिसके माध्यम से यदि कोई एक्शन हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो वह जो है नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को बदल दे रही है। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यू वेंट टू मार्केट। अब यहाँ देखिए ये सेकेंड फॉर्म में हो गई, यहाँ V1 में थी, यहाँ V5 में थी, देख लीजिए। तो नंबर और पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग इसने अपने फॉर्म को बदल दिया, और यही हमारी जो है फिनिट वर्ब है। अब दोस्तों इसके बाद देखते हैं नॉन फिनिट वर्ब। तो नॉन फिनिट वर्ब जो है वह वर्ब है जो नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को परिवर्तित करती रहती है। ऐसी वर्ब को हम नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। जैसे इसकी डिफिनीशन होगी, द वर्ब डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर एंड टेंस इज नॉन फिनिट वर्ब। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको कह सकते हैं, राम wants a pen to write a letter। अब देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है, और ये जो है भी वर्ब है, पर अब यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वर्ब हमारी जो है V5 में आई है। और इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं,
यू वांट ए पेन टू राइट अ लेटर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ थर्ड पर्सन था और यहाँ जो है सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन के अनुसार यहाँ पर जो है आपका V1 आया और यहाँ पर जो है V5 आया थर्ड पर्सन के अनुसार। तो ये हमारी दोनों फिनिट वर्ब हैं जो अपने रूप को बदल दे रही हैं। पर ये जो टू राइट है, यही वाला पार्ट जो है, अरे यही वाली वर्ब जो है हमारी जो है नॉन फिनिट वर्ब है, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन था, यहाँ सेकेंड पर्सन था, फिर भी इसका रूप परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसी ही वर्ब को हम नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। और इसका तीसरा पार्ट होता है एक्सिलरी वर्ब। तो एक्सिलरी वर्ब क्या होती है दोस्तों, आइए देखते हैं उसको। तो एक्सिलरी वर्ब वह वर्ब होती है जो हमें जो है किसी भी टेंस में सहायक होती है, और मेन वर्ब न होने पर वह एक्सिलरी वर्ब ही मेन वर्ब का काम करती है, और ऐसी वर्ब को हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि विच इन ए डिफरेंट सेंटेंस मिक्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द मेन वर्ब आर सब्जेक्ट एंड एनी नाउन आर प्रोनाउन एडजेक्टिव टू कम्प्लीफाई द मीनिंग ऑफ इटसेल्फ एंड द सेंटेंस। यानी कहने का मतलब जो वर्ब वाक्य में वाक्य के सब्जेक्ट और प्रिंसिपल या मेन वर्ब के रूप में हो, या सब्जेक्ट और किसी नाउन और एडजेक्टिव के साथ मिलकर अपना एवं वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करती हो, ऐसी ही वर्ब को हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं, राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग। राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो यही वाली हमारी देखिए एक्सिलरी वर्ब है। इस समय हमें जो है कॉन्टिन्यूअस का बोध करा रही है। और दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, राम इज अ डॉक्टर। अब देखिए ये एक्सिलरी वर्ब है, पर यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रही है। यहाँ सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को आपस में जोड़ने का काम कर रही है, और मेन वर्ब के रूप में है, और यहाँ लिंकिंग वर्ब के रूप में भी कार्य कर रही है। तो अभी आप एक्सिलरी वर्ब देख रहे हैं, और पार्ट इसका जब डिवाइड होगा तो उसको देखिएगा। यानी कहने का मतलब यही वाला पार्ट जो है, जो इज एम आर या वर्ब बी के रूप में है, यही हमारी एक्सिलरी वर्ब है। अब उसके बाद हम आते हैं नंबर 1 फिनिट वर्ब पर। इसको फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। तो फिनिट वर्ब के हमारे 4 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इंट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव, जिसको हम हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो वे वर्ब जो बगैर कर्म के अपने भाव को स्पष्ट करती हैं, उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में कह सकते हैं वर्ब दैट गिव्स मीनिंग विदाउट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसे आप कह सकते हैं द बॉय इज वीपिंग, द बॉय इज वीपिंग, यानी बच्चा रो रहा है। तो अब ये वीपिंग जो है यही हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि इसे ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना भाव या अर्थ जो है पूर्ण दे रही है। उसी तरह और एग्जाम्पल ले सकते हैं, राम लाफ्ड, राम लाफ्ड, राम हंसा। अब देखिए यही वाली हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट होता है ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब यानी वह वर्ब जो बगैर कर्म के अपने भाव को न दे, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में कह सकते हैं, वर्ब डज नॉट गिव मीनिंग विदाउट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। जैसे आप कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि राम रीड्स
अ बुक। तो अब ये जो वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जो सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जा रहा है, एक्शन किया जा रहा है, तो ये वर्ब बगैर ऑब्जेक्ट के, विदाउट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अभाव में इसका अर्थ जो है अपूर्ण होता है। अतः ऐसी वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं आप, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। तो ए वर्ब हमारी जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। तो दोस्तों आगे देखते हैं लिंकिंग वर्ब। इसका थर्ड रूप है या थर्ड प्रकार है लिंकिंग वर्ब। इसे हम जोड़ या कड़ी क्रिया कहते हैं। जो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, ऐसी वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और आप नाम से ही जान सकते हैं कि जोड़ या कड़ी, जोड़ या कड़ी, जोड़ या कड़ी का मतलब ये होता है जुड़ी हुई या जोड़ने वाली। तो इसको इंग्लिश में डिफिनाइट करते हैं कि सच ए वर्ब दैट नोज द सब्जेक्ट एंड द कंप्लीमेंट एमंग देमसेल्व्स। यानी कहने का मतलब सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को आपस में जोड़ने वाली क्रिया को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, राम इज अ टीचर। अब देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है क्या, कंप्लीमेंट है। तो अब इस समय ये कंप्लीमेंट जो है इसी का, राम का सब्जेक्ट का प्रतिरूप या दूसरा रूप या कॉपी ही हमारा कंप्लीमेंट होता है। तो राम का ही दूसरा रूप या राम ही जो है टीचर है, तो हम आप राम को टीचर भी कह सकते हैं, राम को राम भी कह सकते हैं। तो यही सब्जेक्ट और आपस में जो कंप्लीमेंट है, इन्हीं को आपस में जोड़ने का काम जिसके माध्यम से किया जा रहा है वो हमारी वर्ब बी इज है, और यही हमारी जो है लिंकिंग वर्ब है। और फोर्थ फॉर्म होता है इसका पार्ट फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब नाम से ही आप जान रहे हैं, फ्रेज यानी वाक्यांश होता है। तो फ्रेजल वर्ब वाक्यांश क्रिया होती है। तो जब क्रिया में कोई प्रीपोजिशन जोड़ दिया जाता है तो उसका भावार्थ बदल जाता है। When the preposition and adverb gets mixed in the verb and its meaning change। यानी कहने का मतलब कि किसी भी वर्ब में हम प्रीपोजिशन को ऐड कर देते हैं या जोड़ देते हैं तो उसका भावार्थ या मीनिंग, अर्थ जो है बदल जाता है। ऐसी ही वर्ब को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं आप, जैसे देखिए लुक, लुक हमारी वर्ब है और इसमें हमने प्रीपोजिशन आफ्टर जोड़ दिया, तो अब ये जो है हमारा हो गया लुक आफ्टर, लुक आफ्टर। अब देखिए लुक मीन्स देखना होता है और प्रीपोजिशन जोड़ने के बाद ये हो गया लुक आफ्टर। अब इसकी मीनिंग जो है बदल गई, ये हो गया लुक आफ्टर। तो यही वाली वर्ब हमारी जो है फ्रेजल वर्ब है। अब आगे जो है हम लोग सेकेंड पार्ट जो नॉन फिनिट या इनफिनिट का है उसको देखेंगे, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।